शेयर करते हैं हमारा मोबाइल टेलीग्राम में यहाँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी बताइए। और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। 2022 की शुरुआत हो चुकी है और 2022 में पहले दिन हम लोग फिजिक्स की क्लास लेने आ रहे हैं। और कल आप लोग इंग्लिश की क्लास इस टाइम देखे तो वह क्लास आपको 6 बजे मिल रही है, ठीक है। दूसरी बात मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि फिजिक्स में जो 750 क्वेश्चन चल रहा था, अब वहाँ से हम लोग उसके आगे स्टार्ट करेंगे। हाँ, बेहतरीन तरीके से। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कैसा है तबीयत और कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। बताइए सभी लोग कैसे हैं आप लोग। कैसे हैं। छुट्टी नहीं है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, ठीक है ना। ये हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन कहाँ तक किए थे ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों को अब पढ़ाई करनी है दबा के। क्या दबा के करनी है, क्योंकि अंतिम समय आ चुका है। अगर आप लापरवाही आपने किया तो करते ही रह जाएंगे और रह जाएंगे इस साइड। और कुछ लोग सोचते हैं सर कोरोना आ रहा है पेपर नहीं होगा, तो कोरोना आता है 2 महीने के अंदर खत्म हो जाता है, चाहे इस साल चाहे उस साल। पेपर आप लोगों की जो भी होगा, हाँ मानता हूं जिसका फरवरी वगैरह में हो सकता है अगर बाई लक आपको एक्स्ट्रा समय मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन पेपर तो होगा ही। क्योंकि हमारे हिसाब से जहां तक हम कर रहे हैं समय यह है आपके पास, मैं बता दे रहा हूं। अगर आप नहीं तैयारी करेंगे तो पछताएंगे, उसके बाद और पछताएंगे और पछताते रह जाएंगे। तो कोरोना वगैरह चक्कर छोड़ो और केवल किताब कापी उठाओ और पढ़ाई करो। पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा, ये जान लेना। जो पढ़ोगे वो कभी बेकार नहीं जाएगा, आज नहीं कल आपको काम देगा, ठीक है। बात समझे सभी लोग, बात समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन का पीडीएफ दे दो, बिल्कुल 750 पूरे हो जाएंगे तो देंगे, क्योंकि मेरी मजबूरी है। अगर मैं अभी दे दिया तो दोबारा मैं सर्च नहीं कर पाऊंगा टेलीग्राम पे और ऐप पे, आप लोग एक साथ डाउनलोड नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह दिया हूं जो पीडीएफ बनाते हैं पूरा जोड़ते जाओ 750 उतना ही डाल देंगे हर जगह, ठीक है। टेंशन नहीं लेना आपको ना, ठीक है। ओके, स्टार्ट किया जाता, बोलिए। तो हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं और कौन कौन इस रण युद्ध में 750 क्वेश्चन में साथ दे रहे हैं, नाम ले लेते हैं एक बार उनका। रितेश कुमार, विनोद कुमार, रजनीश पांडे, मुकेश कुमार, वल्ली एनडीए, राजेंद्र, सौरभ कुमार, बिल्कुल। चलिए, और सभी हमारे प्यारे प्यारे, ठीक है, स्टूडेंट ना। चलिए देखिए आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे। 2 3 4, सर थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, चलिए हम कर दे रहे हैं। एक मिनट, चलिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देख रहे हैं आप लोग ना। 13, इसको हम थोड़ा सा दोनों साइड का कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं, हम डेली क्वेश्चन दिखाते हैं ताकि आप लोग भूले ना क्वेश्चन को। अब पीडीएफ भी हमारे पास पूरा है, तो हम पूरी पीडीएफ एक साथ दे देंगे आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए 15 16 17 18 19 20 21 22, ये सब चीजें हैं, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे। शायद हम लोग चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करना था ना, जहां तक मुझे याद है। ये सब हो चुका था, ये सब चीजें हो चुकी थी। चैप्टर नंबर 6 नहीं, चैप्टर नंबर, ये सब चीजें हो चुकी थी। हाँ, यहां से स्टार्ट करना था, ठीक है। यहां से चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए तथा इसका विमी सूत्र लिखिए, यहां से स्टार्ट करना था, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए तथा इसका विमी सूत्र लिखिए ना, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा में क्या लिखेंगे आप लोग, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहा जाता है, यह बात आपको जाननी चाहिए। देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, देखिए किसी भी, देखिए आपको, जैसे यहाँ पे हमारा मोबाइल भी नहीं, ये कॉपी देख लीजिए आप, ये कॉपी है। इस कॉपी को अगर हम यहाँ पे लंबवत रख दें तो इसमें से जितनी बल रेखाएं जाएंगी उन्हीं की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। यानी किसी भी लंबवत रखे किसी भी पृष्ठ से जाने वाले बल रेखाओं की संख्या को, यानी किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखे
किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे, किसी लंबवत रखे किसी पृष्ठ से जाने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र में कोई हम यह पृष्ठ रख दें, यह ठीक है, ये आपका ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की। और दूसरी बात यह है, मैं बता रहा हूं, ये आपको 750 क्वेश्चन देखना है तो लाइव देखना है। इससे क्या होगा मैं बता दे रहा हूं, अगर मैं चाहता तो रिकॉर्डेड करा के अपलोड करवा देता, लेकिन ये जान लेना लाइव देखने से आपको चीजें और स्टार समझ में आएंगी। कुछ चीजें आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा चीजें, तो इससे और टॉपिक से चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं सभी से ना, लंबवत। ठीक है, इसको हमने लंबवत रखा, इससे जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो परिभाषा क्या, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। लिखना सभी लोग इसकी परिभाषा, किसी पृष्ठ में, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखना, तभी आपकी तैयारी होगी, अन्यथा फिर नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, दिलीप कुमार, किसी पृष्ठ में रखे, किसी पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी हो तथा वहां उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। क्या, किसी पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र में अगर लंबवत रखा जाए उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो देखो ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को हमने, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई इक्वल टू क्या होता है बताना चाहे कमेंट बॉक्स में सभी लोग, जितने लोग हैं बताना, बताओ किसी को चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए ये होता है ना, बी ए cos थीटा, यानी एकांक क्षेत्रफल और गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं संख्या को। और चुंबकीय फ्लक्स का अगर विमा की बात करें, इसका विमा होता है ml स्क्वायर t माइनस 2 a माइनस 1। क्या होता है विमा, ml स्क्वायर t माइनस 2 a माइनस 1, ये इसका विमा होता है। ml स्क्वायर t माइनस 2 a माइनस 1 इसका क्या होता है, विमा होता है, इसका क्या होता है, विमा होता है। समझे कि नहीं समझे सभी लोग, बोलो याद हुआ सभी को, बोलो। हाँ बीए, बिल्कुल, चलो ठीक है, अभी से पढ़ाई करो दीपक जी। ये आपका बीमा याद हुआ कि नहीं याद हुआ सबको, बोलो। चलो ठीक है, इसका बीमी सूत्र हो गया, परिभाषा ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, चुंबकीय फ्लक्स तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक लिखिए। चुंबकीय फ्लक्स तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक लिखिए। चुंबकीय फ्लक्स तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या एसआई मात्रक लिखना है आपको। चुंबकीय फ्लक्स तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक लिखना है। चुंबकीय फ्लक्स तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या लिखना आपको, एसआई मात्रक लिखना है। चुंबकीय फ्लक्स तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, देखिए चुंबकीय फ्लक्स तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, ध्यान रखना। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, समझे कि नहीं समझे, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सभी के लिए। और इसका और मात्रक होता है, एक टेस्ला भी होता है, टेस्ला भी मात्रक होता है। इसका एक मात्रक टेस्ला भी होता है और एक मात्रक इसका टेस्ला भी होता है। टेस्ला के अलावा काफी सारे मात्रक होते हैं। न्यूटन एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर भी होता है।
न्यूटन एम्पियर मीटर भी होता है इसका मात्रक। तो चुंबकीय प्लस घनत्व का मात्रक वेबर होता है, या चुंबकीय प्लस घनत्व का मात्रक वेबर प्रति मीटर इसका होता है, या फिर टेस्ला होता है, या न्यूटन एम्पियर मीटर होता है। समझे कि नहीं समझे ना? सभी मात्रक लिख लेना। मात्रक से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बनता है एग्जाम में, चाहे ऑब्जेक्टिव के रूप में बने चाहे इस तरह से सब्जेक्टिव के रूप में बने। लिख लिए सभी लोग, चले आगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज के नियम से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित लेंज के नियम से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित लेंज के नियम से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित लेंज के नियम से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित लेंज के नियम से आप क्या समझते हैं? बताओ, लेंज का नियम क्या है? हाँ, ये मात्रक कौन सा इंपॉर्टेंट है इसका, ये मेरे दिमाग में अभी से सचिन जी आपने बहुत सही किया। कौन कौन से मात्रक इंपॉर्टेंट है ये मुझे करा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने सोचा ही नहीं था कभी। चुंबकीय प्लस चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। देखिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए क्या है। किसी परिपथ में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या होता है बताओ? किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, ध्यान सुना, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, वह हमेशा उस कारण का विरोध करती है, वह हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। बोलना सभी लोग, मेरे साथ बोलना और मेरे साथ याद करने की कोशिश करना। यह क्वेश्चन आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, यह क्वेश्चन आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, यह सोच के चलना, यह सोच के चलना कि आपको यह क्वेश्चन दोबारा ना पढ़ना पड़े। ये क्वेश्चन आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, ये सोचना, ठीक है। क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंज का नियम क्या होता है? लेंज के नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। बिल्कुल बिल्कुल, विकास पारस जी, बिल्कुल। किसी परिपथ में, आप सभी लोग लिखने से चीजें याद होती हैं। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यह आपका किसका नियम हो गया? प्रेरित विद्युत वाहक बल से संबंधित आपका नियम है। क्या? किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, जिसके कारण वह स्वयं क्या होती? उत्पन्न होती है। बोलो, आ गया? इस नियम को हम लोग लेंज का नियम कहते हैं, यानी प्रेरित धारा तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल, सीधी सी बात है, वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह क्या होता है? उत्पन्न होता है। हाँ, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया सभी का? हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को इत्मीनान से तैयार करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि दोबारा ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको पढ़ना ही नहीं पड़े, नहीं लिखना पड़े, आपके दिमाग में सब चीजें छपी रहे, आप सीधे आंसर दे लें। इस हिसाब से तैयार करेंगे। ईमानदारी से पढ़िए सभी लोग, नंबर आएंगे सबके। ईमानदारी से पढ़िए सभी लोग। देखिए मेरे हाथों में वैक्सीन लगा हुआ और हाथों से मिटाने में बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी मैं करा रहा हूं। ठीक है, फिर भी मैं करा रहा हूं। एक बात में मुझे आप लोगों से करनी थी। कुछ लोग कहते हैं सर आप इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं देते हैं यूट्यूब पर? दो चीजें हैं, मैंने कल लिया था, कल कितने बच्चे देख रहे थे? आप लोग देखे थे। आज मैंने 6 बजे दिया, कितने बच्चे देख रहे थे? अब उसको उठा के मैं वरदान बैच में दूंगा, क्या करूंगा? आप लोग देखते ही नहीं हो तो क्या दूं? आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो, क्यों पढ़ाऊं आप लोगों को? बताओ, पढ़ना ही नहीं चाहते।
ये तो कुछ बच्चे हैं जिनके लिए मैं कहा हूं, मैं कर दिया हूं कि आपको पूरा कराया जाएगा यूट्यूब पे, तो एक एक चैप्टर मैं करा दूंगा आपका, टेंशन मत लेना। सेकंड फिजिक्स हो चाहे सेकंड केमिस्ट्री हो, मैं कराऊंगा, वन शॉट दे दूंगा एक ही साथ 30-35 घंटे का हो जाएगा। आपको लग रहा है ना करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। मैं एक चीज जान लेना, मैं जो कहता हूं करता हूं, जैसे वरदान बैच में जो कहा हूं करता हूं। बहुत ही रेयर कंडीशन हो जाता है तभी। कल मैं पूरे मैराथन के मूड में था, नहीं कल क्या हुआ मेरी स्थिति कि हाथ ऐसे उठ नहीं रहा था, आज भी फीवर था, दवा खा के पढ़ा रहा हूं बस, क्योंकि बात वरदान, बात मां सरस्वती की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना। प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए प्लेमिन का दाएं हाथ का नियम बताओ। प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए प्लेमिन के दाएं हाथ का नियम बताएं। देखिए दाएं हाथ का अंगूठा, अब मैं आपको बता रहा हूं, अंगूठा उसके पास के 2 अंगुली, अंगूठा तथा उसके पास के 2 अंगुलियों को, ध्यान देना ये दाएं हाथ है, दाएं हाथ के अंगूठा तथा उसके पास के 2 अंगुलियों को इस तरह से रखा जाए ताकि तीनों के तीनों क्या हो, लंबवत हो। दाएं हाथ के अंगूठा तथा उसके पास के 2 अंगुलियों को इस तरह से फैला जाए कि ये तीनों की तीनों क्या हो, लंबवत हो। तो पहली अंगुली जो होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और दूसरी अंगुली जो होती है अंगूठा किसकी दिशा बता दी, बताओगे कोई? देखो अंगूठा तथा उनके पास की 2 अंगुलियों को अगर हम इस तरह से लंबवत रखें तो पहली अंगुली क्या बताती है, दूसरी अंगुली क्या, अंगूठा क्या बताती है, बताओ। देखो मैं आपको इसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूं। देखो अंगूठा हो गया, इसके पास की 2 अंगुलियां, ठीक है, ध्यान देना। देखो आप लोग सीबीआई का नाम सुने होंगे, सीबीआई, और अमेरिका में चलता है एफबीआई, ठीक है, आपको इसी से याद रखना है। देखो ये है आपका अंगुली, देखो अंगूठा क्या करता है, FBI, ये कभी नहीं भूलोगे। दाएं हाथ को रखोगे, सीबीआई से एफबीआई कर लोगे, कभी नहीं भूलोगे। ये देखिए FBI, 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 समझे? ये आपका प्रेरित विद्युत जो भी धारा उस पर लगने वाले बल की दिशा बताती है। ये बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, ये बहने वाली धारा आई की दिशा बताती है। बोलो एफबीआई से याद हुआ कि नहीं? बिल्कुल, आज कंप्लीट है 14 नंबर चैप्टर। एफबीआई से याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बताओ। ये कभी भूलोगे क्या? ये ट्रिक कभी नहीं भूलोगे, कंफ्यूज भी नहीं होगे। FBI, FBI, ठीक है, बात समझे? एफ से बल, बी से क्या, चुंबकीय क्षेत्र, आई से धारा, ठीक है, एफबीआई से, ठीक है, याद रख सकते हो आप लोग। बोलो बोलो, बिल्कुल एफबीआई ना, याद हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तैयार हो सभी लोग? अरे फिर से देख लेना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताओ धारा किस साइड से चलेगी, वामा। ये मैं आपके लिए दे रहा हूं कि ये चैप्टर में पूरा यूट्यूब पे पढ़ा हूं, पढ़े हो ना यूट्यूब पे? बताओ इसका क्या होगा, बताओ क्या होगा। ये पूरा मैंने बताया हूं। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्र में ए से बी में धारा की वृद्धि हो रही है, तो बताओ जरा, इसमें धारा इस साइड से चला है, इसमें बताओ दिशा क्या होगी? कोई है बताने वाला? अमर दीक्षित कहां से आए हो, आपको सीबीआई का मतलब नहीं पता? बहुत अच्छा रॉयल टिप्स आप कर रहे हैं। क्यों नहीं आएगा रेखा मेहर? आप एग्जाम के बाद देखना आया है या नहीं आया था। बताओ इस क्वेश्चन का दिशा क्या होगी? बी से तो दिशा चली रही है, आपको उसमें बताना है कि प्रेरित धारा की दिशा। आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि नीचे आपको एक ए से बी वायर दिया है, उसमें धारा बह रही है, उसके ऊपर आपको एक वृत्त दिया है, वृत्त में चलने वाली प्रेरित धारा की दिशा आपको बताना है। वामावर्त होगी या दक्षिणावर्त होगी, बताओ। बिल्कुल सचिन मिश्रा, वामावर्त होगी। दिशा क्या होगी? वामावर्त होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना। कैसे दिखाओगे? देखो 2 चीजें हैं, आपको ऐसे देखो, ऐसे धारा भर रही है, ऐसे करके ऐसे करेंगे तो ये वामावर्त चलता है, ठीक है, ऐसे दक्षिणावर्त चलता है, ठीक है, तो ऐसे वामावर्त ऐसे ज्ञात कर सकते हैं दायां के नियम से। और इसके अलावा बहुत से नियम है। धारा देखिए ऐसे चल रही है तो इनके इसमें बहने वाली धारा दिशा इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, समझे कि नहीं समझे?
लेंज के नियम से नहीं, लेंज के नियम से नहीं, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, जिसमें धारा की दिशा पूछी जा रही है। धारा की दिशा क्या होगी? प्रेरित धारा की दिशा क्या? वामावर्त होगी, बिल्कुल, हाँ, जो भी होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रेरित स्वप्रेरण गुणांक तथा स्वप्रेरित की परिभाषा व मात्रक लिखिए। क्या स्वप्रेरित की परिभाषा व मात्रक लिखिए, बताओ क्या होता है? स्वप्रेरण गुणांक तथा स्वप्रेरित की परिभाषा व मात्रक बताओ क्या होता है? बताओ तो। स्वप्रेरित तो मैंने पढ़ाया, पूरा चैप्टर 160 भी दिया हूं इसका। हाँ, बताओ स्वप्रेरण का परिभाषा व मात्रक क्या होता है? देखिए स्वप्रेरण क्या होता है? स्व मतलब स्वयं से उत्पन्न। देखिए इसमें क्या होता है, और ये कुंडली है आपके पास, कोई ये आपका कुंडली, मान लीजिए ये कुंडली है, इसमें आप ये धारा प्रवाहित कर रहे हो, ये इस तरह से, तो क्या इसमें मान लीजिए इस तरह धारा बह रही है, जैसे ही धारा को बंद करोगे तो इस कुंडली में धारा बंद करने के बाद जैसे ही धारा बंद करोगे या धारा के मान में परिवर्तन करोगे, इसमें एक अलग नया धारा प्रेरित हो जाती है, इसे स्वप्रेरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे स्वप्रेरण गुणांक का मान पूछा है, स्वप्रेरण गुणांक का मान पूछा है, तो स्वप्रेरण गुणांक का परिभाषा क्या होगा बताओ? देखिए उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होगा जो कि कुंडली में धारा परिवर्तन के एकांक दर से उत्पन्न होता है। देखो आपको यह पता होना चाहिए कि स्वप्रेरण गुणांक यल इज इक्वल टू क्या होता है? यल इज इक्वल टू क्या होता है पता है आप लोगों को? बताओ। देखो स्वप्रेरण गुणांक यल इज इक्वल टू क्या होता है? बताओ बताओ जरा तो। बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हो। स्वप्रेरण कहते हैं, बहुत अच्छा। ये आप पारस जी आपने बहुत अच्छा डिफिनेशन बताया। देखो इस यहाँ पे मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, याद करा रहा हूं। आप कभी भी इतने क्वेश्चन से कम समय में नहीं कर सकते, ठीक है ना? आपको मैं तैयारी करा रहा हूं, याद करा रहा हूं, करोगे याद तो आपको आगे चल के फायदा होगा। तो ध्यान देना, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा मैं पूछा, स्वप्रेरण की परिभाषा नहीं पूछ रहा हूं पारस जी, यही तो कंफ्यूजन है। एग्जाम में पूछता कुछ है, लिखते कुछ हो। यहाँ पे पढ़ो फिर से क्वेश्चन, स्वप्रेरण गुणांक, इसलिए मैं तुरंत नहीं बताया इस क्वेश्चन को, इसलिए स्वप्रेरण की मतलब बता के छोड़ दिया ताकि आप लोग गलती करो, अगली बार न करना पड़े। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की परिभाषा आपसे पूछा है, बताओ। फाई अपान आई, बिल्कुल सुरेश जी सही बता रहे हो आप। बताओ तो, कोई बताए। सौरभ कुमार नाम ले लिया आपका। बताओ तो जरा क्या है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, बताओ जरा। कोई नहीं बता पाया। हेरनी मात्रक होता है, ये तो हमें भी पता है। गुणांक की परिभाषा नहीं बता पा रहे हो। देखो मैं यहां पर बताना होता तुरंत बताता था, लेकिन आप लिखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे? लिखोगे तो याद रहेगा आपको। आई बराबर ही, बिल्कुल आई बराबर ही हो जाता है इस कंडीशन में। क्या कहोगे इसमें? देखिए किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता जो कुंडली में धारा परिवर्तन के एकांक दर से उत्पन्न होता है। देखो L इज इक्वल टू आई डी आई अपन L इज इक्वल टू आई, ये देखो E इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू होता है माइनस एल डी आई अपान डी टी, ये होता ना, ये होता ना, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपान डी टी। देखो इसका अगर परिभाषा लिखोगे स्वप्रेरण गुणांक का, स्वप्रेरण गुणांक का परिभाषा लिखोगे तो क्या कोविड का इंजेक्शन लगाने के बाद हालत खराब हो गया, ठीक है। देखो स्वप्रेरण गुणांक का परिभाषा लिखोगे तो क्या होगा? स्वप्रेरण गुणांक का परिभाषा देखो, किसी भी कुंडली में लिखना सभी लोग, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, देखो गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व, ये जो E इज इक्वल टू माइनस एल
डी आई अपान डी टी है, स्वप्रेरक गुणांक या स्वप्रेरक तत्व। ध्यान देना, डी आई अपान डी टी, ये डी आई अपान डी टी जो है ये धारा परिवर्तन है। डी आई अपान डी टी क्या है? धारा परिवर्तन है। डी आई अपान डी टी क्या है? धारा परिवर्तन है। ये धारा में परिवर्तन है, ठीक है। अब ये धारा में परिवर्तन अगर यह एक हो जाएगा तब इसका संख्यात्मक मान विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। होगा कि नहीं? अगर देखो फिर से समझना, यहां पे मैं लिख रहा हूं इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपान डी टी, ठीक है, यही है, ठीक है। एल डी आई अपान डी टी है। यहां पे देखिए अगर डी आई अपान डी टी का मान 1 हो जाए, यानी धारा में परिवर्तन, समय के साथ धारा में परिवर्तन 1 हो जाए, तो विद्युत वाहक बल का मान स्वप्रेरक के बराबर हो जाएगा। तो विद्युत वाहक बल का मान स्वप्रेरक के बराबर हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल। तो क्या किसी कुंडली में स्वप्रेरक गुणांक का या फिर स्वप्रेरकत्व का संख्यात्मक मान विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यदि धारा में परिवर्तन एकांक हो तो। धारा में परिवर्तन क्या? एकांक हो तो उसका संख्यात्मक मान विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बोलो याद हुआ कि नहीं याद हुआ? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर यू थिंक अबाउट बोर्ड पेपर? बोर्ड पेपर होगा यार, अभी तो लग रहा होगा। इलेक्शन होगा तो बोर्ड पेपर भी होगा, इतना जान लेना। इलेक्शन नहीं होगा तो बोर्ड पेपर नहीं होगा। हाँ समझे? ठीक है, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई किए रहोगे तो बेकार नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या? अन्योन्य प्रेरक गुणांक की परिभाषा लीजिए तथा व्यावहारिक में इसका उपयोग लिखिए। बताओ अन्योन्य प्रेरक गुणांक का परिभाषा क्या होगा? ये तो आप ही बताओ, और इसका व्यावहारिक उपयोग तो ये तुरंत बता दो आप लोग। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। बताओ अन्योन्य प्रेरक गुणांक का व्यवहारिक उपयोग तथा उसका एग्जाम्पल बताओ क्या होगा? बताओ तो। बताओ ठीक है, अन्योन्य प्रेरक गुणांक का एग्जाम्पल बता दो। अभी कोई नहीं बता पाया, हालांकि मैंने कई बार बताया आप लोगों को। अन्योन्य प्रेरक गुणांक का एग्जाम्पल बताओ सभी लोग। अन्योन्य प्रेरक गुणांक का एग्जाम्पल बताओ। अन्योन्य प्रेरक गुणांक का एग्जाम्पल बताओ। ट्रांसफार्मर, आइसा मिनी, बिल्कुल। अन्योन्य प्रेरक गुणांक का एक ही एग्जाम्पल है ट्रांसफार्मर, जो आपको याद रखना। अन्योन्य प्रेरक गुणांक क्या होता है बताना जरा, इसका परिभाषा बताना। मैं नहीं बताऊंगा, स्वप्रेरक गुणांक की तरह ही है। अन्योन्य प्रेरक गुणांक का जो फार्मूला होता है क्या होता है? ये फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एम डी आई अपान डी टी, यही फार्मूला होता है। इज इक्वल टू एम डी आई अपान डी टी, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूला से आपको अन्योन्य प्रेरक गुणांक का परिभाषा बताना है। यही फार्मूला से बताना आपको। क्या बता लोगे? नहीं, ये आप जो सचिन जी आप जो बता रहे हो परिभाषा गलत है। तो किसी दो कुंडलियों में अन्योन्य प्रेरक गुणांक का संख्यात्मक मान, नहीं गलत है, गलत है। देखो मैं बता रहा हूं, देखो इसमें भी वही काम करेंगे। दोनों एक साथ बताने का उद्देश्य क्या था? इसमें दोनों में से एक नहीं कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की चांसेज है, इसलिए दोनों एक साथ बताया मैंने। ध्यान देना, यहाँ पे ये जो है डी आई अपान डी टी का वैल्यू जब 1 हो जाएगा
तब ई का वैल्यू -1 के बराबर होगा या -m के बराबर होगा। di/dt का वैल्यू 1 होगा तो ई का वैल्यू -m के बराबर होगा। तो क्या लिखोगे, अन्योन्य प्रेरक गुणांक का संख्यात्मक मान विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कब? जब धारा में परिवर्तन एकांक होता है, जब धारा में परिवर्तन एक होता है, एकांक होता है। बोलो समझे? बोलो समझे? याद हुआ सभी को कि नहीं याद हुआ? ये di/dt का वैल्यू 1 होगा तब E बराबर 1m होगा, यानी अन्योन्य प्रेरक गुणांक का मान धारा में परिवर्तन 1 हो तो अन्योन्य प्रेरक गुणांक का मान विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बोलो हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो। और इसका एग्जांपल ट्रांसफार्मर है। मैं नहीं लिखता, थोड़ा सा हाथ में दर्द भी है, क्यों लिखूं ना। आप लोगों को समझ में आ गया तो हाँ कर दो, एक बार हाँ कर दो तो मैं आगे बढ़ूं। बोलो उमेश खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, भंवर धाराएं क्या होती हैं? ये बताओ भंवर धाराएं क्या होती हैं? बताओ भंवर धाराएं क्या होती है? जब किसी मोटी धातु की प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कराया जाता है तो क्या होता है? संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसे प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जिसे भंवर धारा कहते हैं, जो बहुत शक्तिशाली होता है। कभी कभी धातु को गला भी देता है। आप लोग नदी में धाराएं देखे हो कि नहीं देखे हो? जो नदी में जब नदी चलती है तो वहां पे धाराएं देखे हो कि नहीं, गोल गोल घूमता है, तो भी एक भंवर धाराएं होती है। तो वहां पे भंवर होता है। सब नहीं कहते भंव आया है, जाओ। अभी इसमें से बहुत से लोग होंगे नदी के किनारे को, उनको पता होगा ना। ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल मोनिका, देखिए इनके एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, भंवर धाराएं क्या होती है। देखो भंवर धाराएं क्या होती है, ध्यान से सुनना सभी लोग। भंवर धाराएं क्या होती है सुन लेना फिर से। जब किसी मोटी धातु के प्लेट को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धातु की प्लेट में एक धारा बहने लगती है, एक प्रेरित धारा बहने लगती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। समझे कि नहीं समझे? बोलो। इसके उपयोग बहुत सारे होते हैं। जैसे आपको कोई मोटी किसी चीज को गलाना जलाना हो तो उसमें भंवर धारा के बीच में रख दिया जाता है तो अपने आप खत्म हो जाता है ना। काफी सारे इसके उपयोग होते हैं। ठीक है, फिर से बताऊं मैं आपको। देखो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में धातु की मोटी पट्टी रखी जाती है, लिखना सभी लोग, किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में धातु की मोटी पट्टी रखी जाती है। किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में धातु की मोटी पट्टी रखी जाती है। जब शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में धातु की मोटी पट्टी रखी जाती है तो क्या होती है? उस धातु की पट्टी में क्या बने लगती है? पट्टी में क्या धारा बहने लगती है। मैं आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन टाइम टेबल लेकर आने वाला हूं। ठीक है, बना रहा हूं बहुत मेहनत से, जल्दी आपको दूंगा कल सुबह या परसों सुबह तक। ठीक है, तैयार रहना सभी लोग मेहनत करने के लिए। ठीक है, क्या समझे सभी लोग? जब किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में धातु की मोटी पट्टी रखी जाती है तो उस धातु की पट्टी में धारा बहने लगती है, प्रेरित धारा बहने लगती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे भंवर धारा कहते हैं। भंवर धारा कहते हैं जो बहुत क्या होता है? बहुत शक्तिशाली होता है। जो बहुत शक्तिशाली होता है। ठीक है, बात समझे? किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में धातु की मोटी पट्टी रखी जाती है तो उस धातु की पट्टी पर उस धातु की पट्टी में धारा बनने लगती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली होता है। ठीक है, शक्तिशाली होता है, धातु को भी गला देता है, इतना शक्तिशाली होता है। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के, क्या एक छल्ले से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स
में परिवर्तन φ1 से φ2 हो जाता है, समय t में बढ़ाया जाता है। तो छल्ले का प्रतिरोध R है, तो प्रेरित धारा का मान बताइए, बताइए प्रेरित धारा का मान क्या होगा, बताओ प्रेरित धारा का मान क्या होगा। प्रेरित धारा का मान क्या होगा बताओ। देखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या है, φ1 से φ2 होता है t समय में। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स में परिवर्तन, परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय के साथ ये t, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। ठीक है, यदि R प्रतिरोध हो, छल्ले का प्रतिरोध R हो, यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है जो कि आपके विद्युत वाहक बल E के बराबर होता है, जिसे हम लोग विद्युत वाहक बल V भी कहते हो। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, V बराबर IR। ठीक है, यहां से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहां से अगर निकालेंगे तो I धारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपान R, इसको लिख सकते हैं φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1 अपान T अपान 1 अपान R, T अपान 1 अपान R, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। बोलो समझ में आया सभी को। बताओ, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स में धारा का मान। ठीक है, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स में धारा का मान, क्या होता है यहाँ पे ना ये होता है चुंबकीय फ्लक्स में धारा का मान। कैसे आया बताओ, बिल्कुल dt अपान R, अनु पटेल बिल्कुल सही कहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन कौन जीरो कर रहा है, किसको जीरो कर रहा है, अरे कहां हो दिमाग, कहां आया। ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो अभी भी समय है, लेकिन हाँ केवल बहुत मेहनत करना हो तभी ज्वाइन करना वरदान बैच, अन्यथा फिर मत करना, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है बेहतर है, पढ़ रहे हैं, अच्छे टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूं सबकी काफी। एक बार और रिपीट करें, देखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब, देखो अगर कोई पहले आपका पहले टेस्ट में, मान लेते हैं वरदान बैच के पहले टेस्ट में आपका आ रहा था 10 नंबर, बाद में आपका आने लगा 15 नंबर, उसके बाद में आने लगा 20 नंबर। तो बताओ आपके नंबर में परिवर्तन कितना हुआ, नंबर में परिवर्तन यही दिखाओगे ना, 15 माइनस 10 यही लिखोगे ना, यही लिखोगे ना। कितने दिन में हुआ, मान लेते हैं एक सप्ताह में, 7 दिन में। ठीक है, तो यही तो है, यहाँ φ2 से φ1, φ1 से φ2 हो जाता है, यहाँ पे 10 से 15 हो रहा था, यहाँ पे φ1 से φ2 हो रहा था। क्वेश्चन पढ़ो, φ1 से φ2 हो रहा, तो परिवर्तन φ2 माइनस φ1 कितने समय में, t समय में। यहाँ कितने दिन हुआ था, 7 दिन, क्योंकि 7 दिन में यहाँ पे टेस्ट होता है, समझे। तो 7 दिन हुआ था, ये परिवर्तन हो गया। ये विद्युत वाहक बल E के बराबर, जिसे V कहते हो। आप लोग जानते हो V इक्वल टू IR, जो कि कक्षा 9 से पढ़ते 10 से पढ़ते आ रहे हो। तो यहां से I इक्वल टू क्या होगा, V अपान R लिखा जाएगा। I इक्वल टू V अपान R लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब यहां से ध्यान देना, I इक्वल टू क्या होगा, E अपान R, E अपान R या फिर V अपान R। तो E का वैल्यू क्या था, φ2 माइनस φ1 अपान T, φ2 माइनस φ1 अपान T 1 अपान R। बोलो समझ में आया, आ गया। चले आगे, समझना जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र बताइए। बताओ विमीय सूत्र इसका। स्वप्रेरण का पहली मात्रक क्या होता है, हेरनी होता है। अन्योन्य प्रेरक का मात्रक क्या होता है, हेरनी होता है। स्वप्रेरण का मात्रक भी हेरनी होता है, अन्योन्य प्रेरक का मात्रक भी हेरनी होता है। स्वप्रेरण का मात्रक भी हेरनी होता है और अन्योन्य प्रेरक का मात्रक भी क्या होता है, हेरनी होता है। स्वप्रेरक तथा अन्योन्य प्रेरक दोनों का मात्रक हेरनी होता है। स्वप्रेरक तथा अन्योन्य प्रेरक दोनों का मात्रक क्या होता है, हेरनी होता है। दोनों का हेरनी होता है, स्वप्रेरक तथा अन्योन्य प्रेरक दोनों का मात्रक हेरनी होता है कि नहीं होता है, बताओ। बताओ तो बताओ। और स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र। अब स्वप्रेरण का अर्थ मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बता दिया था। अपने आप प्रेरित होना, एक कुंडली है उसमें धारा प्रवाहित किया हमने, ये कुंडली मान लेते हैं, इस कुंडली में हमने क्या किया, धारा प्रवाहित किया। जैसे ही धारा का मान में परिवर्तन करेंगे, अपने आप इस कुंडली में इसके विपरीत दिशा में लेंज के नियम के अनुसार इसमें धारा परिवर्तन हो जाएगा, धारा आ जाएगा। इसे कहते हैं स्वप्रेरण, समझे, इसे कहते हैं स्वप्रेरण। ठीक है, स्वप्रेरण का जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है, जरा बताएंगे कोई।
स्वपेड़ का भीमी सूत्र यम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू, इसको हमने याद किया था यम एल टी ए स्क्वायर माइनस टू ये होता है ना, समझे। यम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू ये आपका स्वपेड़ का क्या होता है, सूत्र होता है। बोलो, यह आपका स्वपेड़ का सूत्र होता है। बोलो, आया कि नहीं आया? माइनस टू, बोलो समझ में आया? आ गया समझ में? पारस जी याद हुआ? जय हिंद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल कुंडली में, देखो ये मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं कहां से लाया हूं, बस आपके अनुसार भी क्वेश्चन है। आप सच्चाई से 2017 का पेपर उठाना, क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहां से, ठीक है। ये आप तरह से चैप्टर, ये जो क्वेश्चन में 750 क्वेश्चन बहुत मेहनत से उठाया हूं, समझे कि नहीं समझे? ये सब करा चुके हैं, कई बार करा चुके हैं, बिल्कुल अनु पटेल ये बात सही है, फिर भी आप लोग नहीं कर पाते। एक बार सभी लोग ईमानदारी से बताना, जिसका भी एग्जाम हो रहा है, जिसका भी प्री बोर्ड एग्जाम है, क्या मेरे कराए हुए क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं? ईमानदारी से बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या नहीं मिले हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं क्वेश्चन, ये बताओ। नहीं मिल रहे हैं? सही जी बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपने पढ़ा नहीं था। बोलो, क्या एक समतल समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वपेड़ गुणांक का सूत्र लिखिए। समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वपेड़ गुणांक का सूत्र लिखिए, क्या होता है बताओ। यानी आपने अभी किया नहीं, बताओ सूत्र क्या होता है समतल वृत्ताकार कुंडली। ये मैं कहता हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता, ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता। समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वपेड़ का गुणांक का सूत्र ये पूछा नहीं जा सकता आपके एग्जाम में, नहीं पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या स्वपेड़ तथा अन्योन्य पेड़ के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए तथा अन्योन्य पेड़ गुणांक की परिभाषा दीजिए। अन्योन्य पेड़ गुणांक का परिभाषा तो मैंने स्टार्टिंग दिया, इन दोनों के मध्य अंतर बताइए, क्या होगा अंतर। पहला अंतर क्या है, जब किसी कुंडली में प्रवाहित करने में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, इसे स्वपेड़ कहते हैं। अब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते तो उसके पास देखिए दो चीजें हैं, इसमें क्या स्वपेड़ में क्या होता है, स्व प्रेरण, और यहां पे है आपका अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। ध्यान देना, स्वप्रेरण में क्या होता है, स्वप्रेरण में किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। जैसे आपका ये कुंडली है, इसे कुंडली, ये कुंडली मान लीजिए, ठीक है, इसमें धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। धारा के मान में परिवर्तन, धारा के मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। तो इस कुंडली में ये जो कुंडली है, इस कुंडली में अगर हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वाहक बल। इस कुंडली में अगर धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जबकि अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। उल्टा में क्या होता है सर, इसमें क्या होता है जरा बताओ मुझे। इसमें एक कुंडली आपके पास में रखी जाती है, दूसरा कुंडली यहां पे रखी गई है, ठीक है, बस यही अंतर है और सब चीजें एक ही हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, धारा के मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन। इसमें धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसमें क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसमें क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। वो लोग समझे कि नहीं समझे। दूसरी कुंडली में होती है, यहां पर सेम कुंडली में होती है, यहां पे दूसरी कुंडली में होती है, ये बस डिफरेंस है। बोलो, परिभाषा लिख लोगे, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका तो हम प्रूफ नहीं कराएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेक्चर में मैं कराया हूं, ठीक है, इसको मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा यहां पे, समझे कि नहीं समझे। ये मैं लेक्चर में करवाया हूं, ठीक है। और
एक बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा, ठीक है। इसको ट्रिक स्क्रीनशॉट ले लेना, जाके मेरे वीडियो लेक्चर को देखना, 1 शॉट लेक्चर जिसमें है उसमें मैं पूरा करवाया हूं चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 का मैंने 1 शॉट दिया हूं यूट्यूब पे भी, आपको उसमें पूरा करवाया हूं मैं, ठीक है। उसमें हम पूरा करवाया हूं, इसको प्रूफ कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है इस साल पूछा जा सकता है, ठीक है। मेरा चेहरा दिखाई दे या ना दे, लेकिन क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एक बात ध्यान रखना, इस साल पूछा जा सकता है, मेरा गेस है यह। मैं गेस पेपर में, मैं जो मॉडल पेपर बनवा रहा हूं आप लोग, उसमें ये क्वेश्चन डलवाया हूं मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडली में उत्पन्न वैद्युतवाहक बल का व्यंजक कोड़ी चालों के पद में लिखिए। बताओ, किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल का व्यंजक कोड़ी चाल के रूप में लिखना है, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, बताओ क्या, किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल का व्यंजक कोड़ी चाल के पदों में लिखना है। कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल का व्यंजक कोड़ी चाल के पद में लिखना है। कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल का व्यंजक जो है कोड़ी चाल के पद में लिखना है आपको, बताओ क्या होगा आपके लिए। कोड़ी चाल के पद में विद्युतवाहक बल का मान क्या होगा, बताओगे। कोड़ी चाल के पद में कोई नहीं बता रहा है, बिल्कुल अंकित कुमार सही है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, यह आगे क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाने के लिए प्रतिरोध में प्रेरकत्व क्यों अधिक उपयुक्त होता है, बताओ। इस क्वेश्चन का जवाब कोई दिया कि नहीं दिया, किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल का कोड़ी व्यंजक कोड़ी चाल के पदों में लिखिए। किसी भी कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल का व्यंजक कोड़ी चाल के पदों में लिखिए। इस क्वेश्चन का जवाब कोई नहीं दिया अच्छे से, हाँ क्या होगा, कोड़ी चाल के पद में क्या होगा, बताओ। विद्युतवाहक बल का व्यंजक E = NBA sin थीटा होगा, NBA sin थीटा E = क्या होगा, NBA sin थीटा। थीटा के स्थान पे कोड़ी चाल के पद में लिखा है तो ओमेगा टी होगा, NBA sin ओमेगा टी, ये होगा, समझे, ये होगा, समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है, प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाने पर प्रतिरोध में अपेक्षाकृत प्रेरकत्व क्यों अधिक उत्पन्न होता है, बताओ। बताओ, मेरे हिसाब से इस सीरीज को कंप्लीट होने में 10 से 12 लेक्चर लगेंगे, अभी 5-6 लेक्चर हुए हैं, सोच लेना, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाने के लिए प्रतिरोध में अपेक्षाकृत प्रेरकत्व क्यों अधिक उपयुक्त किया जाता है, बताओ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेरकत्व में वैद्युत ऊर्जा का उष्मा के रूप में परिवर्तन नगण्य होता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा का मान अगर घटाने के लिए प्रतिरोध के अपेक्षाकृत प्रेरकत्व क्यों अधिक उपयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाने के लिए प्रतिरोध के अपेक्षाकृत प्रेरकत्व इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि उसका वैद्युत ऊर्जा ह्रास जो है एकदम शून्य होता है। उष्मा के रूप में जो देखो क्या होता है, और प्रतिरोध लगाएंगे वो गर्म हो जाएगा। धारा घटाने के लिए अगर प्रतिरोध लगाएंगे तो गर्म हो जाएगा, इसलिए देखोगे आप कॉइल लगाया जाता है। कॉइल क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसकी जो उष्मा ह्रास, जो वैद्युत ऊर्जा, उसकी उष्मा ह्रास ऊर्जा के रूप में बहुत ही कम होती है। क्या समझे सभी लोग, बताओ क्या समझे। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि अब चैप्टर पढ़े ही नहीं होगे, समझोगे कहां से।
सब चीजें आपको यूट्यूब में फ्री दी जाएंगी, तब पर भी आप नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है। डेडिकेशन ही आपके अंदर नहीं रहेगा। आप सोचे पेपर होगा नहीं होगा इस चक्कर में परेशान हो। यूपी वाले तो इसी में परेशान है। हालांकि जो बिहार वाले बच्चे हैं उनका पेपर है 1 फरवरी से, एमपी वाले बच्चे उनका आपका 18 फरवरी से पेपर है, और जहां तक हमें लग रहा है राजस्थान वालों का पेपर भी जल्दी हो जाएगा, उसका भी डेट जारी थी है फरवरी मार्च में, ठीक है ना। लेकिन आप लोग क्या है, नहीं पढ़ोगे, क्यों? क्योंकि डेट नहीं आया है। लेकिन मैं इतना बता रहा हूं, जो इस स्ट्रेस बैठे कि जैसे 11 पास हुए उसी तरह 12 पास हो जाएंगे, सोच लेना भूल कर रहे हो आप, गलती कर रहे हो, रोगे फिर अंतिम समय में आके, रोगे अंतिम समय में। हालांकि जो वरदान बैच है उनको टेंशन नहीं है, कंप्लीट होगा उनका अच्छे से, सभी चीजें आएंगी, बस पढ़ाई करना पड़ेगा। इस वरदान बैच में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो भी लिए हैं, जो नहीं लिए हैं न लेना, लेना उनका मतलब है, ले या न ले उनकी मर्जी है। लेकिन हाँ, अगर आपकी तैयारी है नहीं है अभी तो ले लीजिए, बेनिफिट करेगा आपको, चीजें तैयार होंगी आपके लिए, मैं बता दे रहा हूं। अभी मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, आपके सर के ऊपर से जा रहा, क्यों आ जा रहा? क्योंकि क्यों जा रहा है आपके ऊपर से? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं किया है, इसीलिए जा रहा हूं। हालांकि चैप्टर पढ़ाया हूं, सीधी सी बात है, प्रत्यावर्ती धारा के मान को घटाने के लिए अगर हम प्रतिरोध को उपयोग करेंगे तो वहां पे जो वैद्युत ऊर्जा होगी वो उष्मा के रूप में बाहर जाती है। लेकिन वहां पे प्रेरकत्व का अगर उपयोग करेंगे तो वैद्युत ऊर्जा जो उष्मा के रूप में बाहर नहीं जाती है, ठीक है, कम जाती है, कम जाती है, लेकिन नहीं जाती, समझिए, नहीं के बराबर, समझे कि नहीं समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी परिपथ में शक्ति नकारात्मक हो सकती है या औसत शक्ति नकारात्मक हो सकती है? बताओ, शक्ति नकारात्मक हो सकती है या औसत शक्ति नकारात्मक हो सकती है? बताओ। क्या एसी परिपथ में शक्ति नकारात्मक हो सकती है? क्या औसत शक्ति भी नकारात्मक हो सकती है? देखो सीधी सी बात है, कभी भी औसत एवरेज नकारात्मक नहीं होती है, ठीक है, नहीं हो सकती है, समझे ना, नहीं हो सकती है, ये धनात्मक ही रहेगी। एसी परिपथ में शक्ति नकारात्मक हो सकती है परंतु औसत शक्ति नकारात्मक नहीं हो सकती है, ये हमेशा धनात्मक ही रहेगी, ये सच्चाई है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? बताओ, नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन का जवाब याद रखना, क्या एसी परिपथ में शक्ति नकारात्मक हो सकती है? हाँ ये सही है, लेकिन क्या औसत शक्ति नकारात्मक हो सकती है? हाँ, ये क्या हो सकती है बताओ, हो सकती है या नहीं हो सकती? बताओ। बताओ क्या हो सकती है? क्या किसी को आ रहा है क्या हो सकती है? शक्ति हमेशा धनात्मक होती है, बिल्कुल, क्योंकि शक्ति हमेशा धनात्मक होती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि शक्ति हमेशा क्या होता है, शक्ति हमेशा क्या, धनात्मक होती है। समझे या नहीं समझे? बताओ, समझे या नहीं समझे? शक्ति हमेशा धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन के साथ संधारित्र प्रतिघात में विचरण को दर्शाने वाला ग्राफ खींचिए। बताओ, ग्राफ बताओ। देखिए आपको मैं ग्राफ खींचने बताता हूं, एसी परिपथ में आवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ संधारित्र प्रतिघात में विचरण को दर्शाने वाला ग्राफ खींचिए। मैं सच्चाई बता रहा हूं ईमानदारी से, जितने बच्चे जो मैं 5 घंटे का 1 शॉट लेक्चर डाला था, इसका 1 शॉट लेक्चर डाला था, किसका, प्रत्यावर्ती धारा का, ईमानदारी से पढ़े होंगे ना, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएंगे। इसीलिए यही कारण है, यही कारण कुछ लोग कहते हैं सर यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ाते, पैसे क्यों लेते हो? मैं सच्चाई बता रहा हूं, पैसे मैं उतना लेता हूं जितने में मेरे टीचर्स को बस सैलरी दे जाए। और मैं यूट्यूब पे भी बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स किया हूं, और यूट्यूब पे भी पढ़ने वाले बच्चे, ये अधिकांश बकवास करने वाले आ जाते हैं। अब मैं बता रहा हूं, रिजल्ट आएगा तो समझ में आएगा उन सबको, अभी नहीं समझ में आएगा, रिजल्ट आएगा तो समझ में आएगा। जो डेडिकेटेड हैं वो डेडिकेट होकर पढ़ते रहे, इन सभी के चक्कर में मत आए, मैं सभी से कहना चाहता हूं ना।
अरे ग्राफ नहीं तो सूत्र बना सकते हो, सूत्र बताओ इसका क्या होता है, क्या होता है। एसी परिपथ में परिवर्तन, आवृत्ति परिवर्तन तथा संधारित्र प्रतिघात के विचरण की ग्राफ क्या होती है, विचरण की ग्राफ क्या होती है, यह पूछा। कम से कम फार्मूला तो बता सकते हो। बताओ फार्मूला क्या होता है, बताओ फार्मूला क्या होता है। देखो कितना भी आप पढ़ लो, अगर क्वेश्चन नहीं करोगे नहीं याद होगा, ये सच्चाई है, ये सत्य है जीवन का। आप सोचो पूरा चैप्टर 10 बार पढ़ के जाओ, क्वेश्चन कर लोगे एग्जाम में, केवल लॉन्ग क्वेश्चन कर पाओगे। 60 क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हो रहा है आपका यहाँ पे, क्या समझे। और मैं कहना चाहता हूं जो वरदान बैच वाले, जितना मैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में अपलोड करवाया हूं, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव मतलब अति लघुत्तरी बहुविकल्पी, जो भी अति लघुत्तरी हुआ, दीर्घ उत्तरी, न्यूमेरिकल, सभी को लगा लेना ईमानदारी से। समझे। 2πfc ये कौन है, श्वेता पटेल, ये सही बताई है, लेकिन ये भी गलत बताई है। देखो xc इज इक्वल टू होता है, xc इज इक्वल टू होता है 1/2π ये होता है, xc इज इक्वल टू 1/2πfc। अब इसकी ग्राफ खींचे, किसे, xc तथा f के बीच में, xc तथा f के बीच में, f के बीच में, और ग्राफ खींचे xc तथा f के बीच में, fc के बीच में ग्राफ खींचे, तो देखना, और कभी भी ग्राफ इस तरह से हो, क्या, a इज इक्वल टू 1/b हो, इसके इस तरह से आपको बराबर हो, यानी कि वो प्रोपोर्शनल। अगर देखो a इज इक्वल टू b ग्राफ होता है तो सीधे आपका ऐसे निकलता है, ये आप लोग कक्षा 9 10 में पढ़े होंगे। अगर ऐसे नहीं होता है, a इज इक्वल टू 1/b होता है तो ग्राफ ऐसे होता है, क्या समझे, ग्राफ ऐसे होता है, समझे कि नहीं समझे, बताओ। बताओ कौन सा करोगे, बताओ। ये ग्राफ समझे कि नहीं समझे। अगर आपको यहीं पे a इज इक्वल टू b के रूप में ग्राफ खींचना तो ऐसे खींचोगे, a से ये वाला। अगर a इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल खींचोगे तो ये वाला ग्राफ खींचोगे, क्या समझे सभी लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ए डीसी एसी, डीसी तथा एसी, डीसी है और एसी है, डीसी है और एसी है, ठीक है। क्या क्वेश्चन, डीसी तथा एसी में 2 एम्पियर, दोनों एम्पियर में व्यक्त की जाती है, परंतु एम्पियर कैसे प्रत्यावर्ती धारा में व्यक्त करता है, बताओ। बताओ तो ये क्वेश्चन का जवाब किसी को नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ा, इसका मतलब यही ना, आपने चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ा, यही तो मतलब है आपका, ये तो आपको आता। बताओ, इसका मतलब चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ा आपने। हाँ पढ़ लो भाई, पढ़ लो, समय है अभी, पढ़ लो। और मैं तो आपके लिए एक लंबी क्लास लेने का प्लान बना रहा था, लेकिन ये रिस्पांस रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि लेने लायक है आप लोगों के साथ क्लास। ये क्वेश्चन आप लोग कर ही नहीं पा रहे, हालांकि ये क्वेश्चन मैं पूरा बताया हूं, चैप्टर पढ़ाया हूं, क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, चैप्टर को पढ़ा नहीं अच्छे से। फिर से पढ़ो क्वेश्चन क्या है, डीसी तथा एसी दोनों एम्पियर में व्यक्त की जाती है, परंतु एसी कैसे प्रत्यावर्ती धारा से, परंतु एम्पियर कैसे प्रत्यावर्ती धारा को व्यक्त करता है, बताओ। बताओ कैसे व्यक्त करता है, बताओ। देखो सीधी सी बात है, आरएमएस मान नहीं निकाले हो आप, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये निकाले थे ना। देखो एसी डीसी क्या होती है, डीसी का दिशा हमेशा समान रहता है,
ऐसे चला ऐसे चला जाए। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा की दिशा अगर एक्स वाई है, एक्स वाई तो आधे चक्कर में एक्स से वाई के पास जाएगा और आधे चक्कर में वाई से एक्स के पास जाएगा। मतलब हमेशा धारा की दिशा चेंज होती रहती है। किसमें 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 प्रत्यावर्ती धारा में। जबकि डीसी में हमेशा एक्स की वाई की ओर जाएगी। ठीक है, समझे आप लोग। तो इसमें क्या होती है, धारा की दिशा चेंज होती रहती है। इसको धारा के रूप में, एम्पियर के रूप में व्यक्त करने के लिए आईआरएमएस का वैल्यू निकाला जाता है। किसका? आईआरएमएस का वैल्यू निकाला जाता है। क्या समझे? कल समाप्त करोगे पर भी मैं दे दिया हूं, पीडीएफ भी दे दिया हूं, लेकिन ऐप वाले भी नहीं दे पा रहे हैं जवाब। मेरा दिमाग खराब हो जाता है आप लोगों के ऊपर। हाँ, बस आप लोगों को क्या करें, आप लोगों क्या कहें, आप लोगों को बताओ कैसे पढ़ाई कराया जाए आप लोगों की। हाँ पारस जी बताओ। बताओ बताओ बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? देखो इसमें धारा का मान में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसमें के रूट मीन स्क्वायर बढ़ाती आईआरएमएस के रूप में व्यक्त किया जाता है। जरा आईआरएमएस का वैल्यू बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो आईआरएमएस का वैल्यू बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बिल्कुल बिल्कुल चंदन दुबे आपने सही लिखा आईआरएमएस का वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। आरसी विमी समीकरण लिखिए तथा आर प्रतिरोध तथा सी क्या है? धारता है। इसका विमी समीकरण लिखना है। आरसी का विमी समीकरण लिखना है। आर प्रतिरोध तथा सी क्या है? धारता है। तो आरसी का क्या लिखना है? विमी समीकरण लिखना है। आरसी का विमी समीकरण लिखना है जहां पे आर प्रतिरोध तथा सी धारता है। जहां पे आर प्रतिरोध तथा सी धारता है। बिल्कुल बिल्कुल विनय राजपूत आपने भी सही लिखा है। हाँ विनय राजपूत आपने भी सही लिखा है। यहां पे क्या आरसी विमी समीकरण लिखना, आरसी का विमी समीकरण लिखना है जहां पे आर प्रतिरोध तथा सी क्या है? धारता है। हाँ बिल्कुल टी मनोज कुमार आयशा मिनी बिल्कुल आप लोगों को सही आ रहा है। देखो प्रतिरोध आर का अगर बीमा निकालेंगे तो क्या आता है पता आपको? आर का बीमा निकालेंगे तो आर का बीमा आता है क्या? एम एल स्क्वायर टी। एम एल स्क्वायर क्या आता है बताओ? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस टू ये आता है। किसका? प्रतिरोध आर का बीमा आता है। ठीक है, अगर वहीं पे अगर धारिता सी का बीमा निकालोगे क्या आएगा? एम एल स्क्वायर एल माइनस 2 टी पावर 4 ए स्क्वायर ये आएगा। अगर आरसी का बीमा निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ये माइनस में होता है। ठीक है, अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? बस टी बचेगा। गुणा करके देख लेना, ये एम से एम कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, केवल टी और टी बचेगा। तो समय आता है। ठीक है, कभी कभी क्या पूछता है? 1/RC का भी बीमा पूछता है। तो याद रखना 1/RC का बीमा 1/T हो जाएगा। इसका बीमा आ जाएगा टी के पावर -1। बोलो समझ में आया? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं बताओ? अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं? देखो अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं बताओ जरा। तो अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं? हाँ अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं बताओ? अनुनादी आवृत्ति देखिए जब प्रेरण प्रतिघात का वैल्यू धारिती प्रतिघात के बराबर होता है तो उस समय जो आवृत्ति होता है उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। लिखना सभी लोग। जब 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 प्रेरण प्रतिघात देखो लिखनी एक मिनट इसको और मिटाते हैं। जब प्रेरण प्रतिघात का वैल्यू धारिती प्रतिघात के बराबर हो जाता है, जब प्रेरण प्रतिघात का वैल्यू धारिती प्रतिघात के बराबर हो जाता है तो आवृत्ति क्या कहलाती है? अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। जब
प्रेरण, प्रेरण प्रतिघात का मान अनुनादी आवृत्ति, सॉरी, जब प्रेरण प्रतिघात का वैल्यू किसके, जब प्रेरण प्रतिघात का वैल्यू धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है, धारतीय प्रतिघात के क्या बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, हो जाता है, तो आवृत्ति क्या कहलाता है, तो आवृत्ति क्या कहलाता है, तो आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति कहलाता है। तो आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति कहलाता है। आवृत्ति ऐसे नहीं लिखा जाता है, आवृत्ति क्या कहलाता है, अनुनादी आवृत्ति कहलाता है, कहलाता है। देखो प्रेरण प्रतिघात का वैल्यू मतलब XC XL के बराबर हो जाए तो जो आवृत्ति होगा उसे क्या कहेंगे, अनुनादी आवृत्ति कहेंगे, समझे। XC का वैल्यू XL के बराबर हो जाए तो जो आवृत्ति होगा उसे अनुनादी आवृत्ति कहेंगे, ठीक है ना। XC का वैल्यू XL के बराबर हो जाए, यानी ओमेगा एल का वैल्यू 1/ωc के बराबर हो जाए, ठीक है, सॉरी ओमेगा सी का वैल्यू 1/ωl के बराबर, ओमेगा एल के बराबर हो जाए तो जो आवृत्ति होगा उसे क्या कहेंगे, उस आवृत्ति को क्या कहेंगे बताओ, अनुनादी आवृत्ति कहेंगे। तो यहां से ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, तो यहां पे ध्यान देना ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√LC, ठीक है। ओमेगा को लिखते हैं 2πfc, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, 2πf लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, यह क्या है, आवृत्ति है, यही तो निकालना है आपको, 1/√LC हो जाएगा, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाते हैं तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2π√FC। बोलो समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया। बिल्कुल मोनू जी आज, ठीक है, समझे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा ना आप लोगों से, ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं, यहीं पर रहने देते हैं क्योंकि मुझे वरदान बैच में भी क्लासेस लेनी है। और दूसरी बात मैं सभी से कहना चाहता हूं, 7वां चैप्टर तक आ चुके हैं, जितना है उतना और बाकी है, 14-15 चैप्टर है, ठीक है। मुझे लगता है 6-7 लेक्चर और लगेंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 2-3 लेक्चर में आपके पूरे जो 100-110 क्वेश्चन है आपके न्यूमेरिकल के, उसे सुबह में करा देंगे। डेरिवेशन सुबह में कराई दिए हैं और ऑब्जेक्टिव डेली कराई रहे हैं, आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस आप लोग यहां से कर लीजिए, थियरी भी मैं कोशिश करूंगा 1 शॉट लेक्चर आपको प्रोवाइड करने की, लेकिन हाँ जल्दी करना है तो वरदान बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, बात समझे। बिल्कुल दीपक कुमार जी ना, आज वरदान बैच में 14वां चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को केवल और केवल आगे के लेक्चर्स में दे दूंगा, उसका रिवीजन करा दूंगा बढ़िया से, ठीक है। आप लोग पढ़ लेना ना, उसके बाद इंग्लिश केमिस्ट्री चला जाए ना, क्या समझे, ओके। बस 9:15 बजे से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं आ जाना, ओके, ठीक है। चलिए 9:15 से 12:15 या 1:15 तक चलेगा। यूट्यूब पे कराता तो कोई नहीं पढ़ता यहाँ पे, मुझे पता है। लास्ट में अभी देखो ये स्थिति है, तो लास्ट में 10-20 बच्चों को पढ़ाना होता है, लेकिन हाँ वहां पे आप लोग पढ़ाई करना, ठीक है। 9:15 ओके, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ यूट्यूब वाले ध्यान देना, आप लोगों को मैं पूरा पीडीएफ दे दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये इसके, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा पीडीएफ में दूंगा, बनवा रहा हूं, इतना ईमानदारी मैं रखूंगा। यूट्यूब की जो चीजें मैं कहूंगा पूरा दूंगा, कहा हूं पूरा सिलेबस कराने के लिए, कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा जरूर, ठीक है। समय नहीं मिल पा रहा, जैसे ही समय मिलेगा मैं करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ 14 नंबर चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जिसको भी वरदान बैच ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर ले, अभी भी समय है, ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ाई करे, लेट मत करे। ज्वाइन करना है तो कर लो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।